साथियों नमस्कार। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाला, अपनी कौम को भड़काने वाला, कश्मीर में हमले करवाने वाला आसिम मुनीर, पाकिस्तान की सेना का चीफ, गायब चल रहा है। यह गीदड़ किसी बिल में छुप गया है। इसे मौत का खौफ है। इसे खौफ है कि कोई अननोन गनमैन आकर के इसे उड़ा ना जाए, कोई मिसाइल ऊपर से आकर के इसके सिर पर ना गिर जाए। ये जो खौफ है ना, खौफ इंडियन आर्मी का, इससे कहते हैं आर्मी। तेरे जैसा गीदड़ दो बातें कह देता और समझता बहुत बड़ी तोप हो गया, तो देख ले तेरी क्या औकात है कि तू खुल के सामने भी नहीं आ पा रहा। साथियों मिसिंग चल रहा है ये जी, किसी को नहीं पता कहां है। उससे पहले इसने तथा अन्य फौजी अफसरों ने, पाकिस्तान के ने, अपने बीवी बच्चों को विदेशों में भेज दिया है। बड़े लेवल पर वहां पर रेजिग्नेशन चल रहे हैं। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, एक के बाद एक जितने भी आर्मी के अफसर हैं तथा अन्य सैनिक हैं, अपने इस्तीफे पे इस्तीफे दिए जा रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं करनी। ऐसी तो तेरी फौज है आसिम मुनीर, तू जिहाद करेगा। साथ ही एक बड़ी खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वो ये कि भारत को रफाइल मिलने जा रहे हैं। ऐसे 26 रफाइल मिलेंगे जिनका उपयोग नौसेना कर सकती है। जी हां, अभी भी हमारे पास रफाइल हैं, लेकिन जो रफाइल अभी हैं वो एयरफोर्स के पास हैं, मतलब वो नेवी के किसी जहाज पर उतर नहीं सकते। जो नेवी के जहाज पर उतर सकें, जैसे आईएनएस विक्रांत हो गया हमारे पास, इन सब पर उतर सकें या यहीं से उड़ान भर सकें, टेक ऑफ कर सकें, ऐसे रफाइल हम 26 लेने जा रहे हैं। 26 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जहां पर ठीक ठाक तरीके से रखे जा सकें, ये 26 सबसे बढ़िया है, उत्तम है, इसलिए हम अभी 26 ले रहे हैं। और ये जो डील हमने अभी करी है, ये फ्रांस से करी है, लगभग 63,000 करोड़ की डील है। इसमें फ्रांस हमको टेक्नोलॉजी शेयर भी करेगा। टेक्नोलॉजी शेयर का मतलब होता है, कल को विमान में हम किसी तरह का कोई बदलाव करना चाहें, कोई चीज उसमें जोड़ना चाहें, साथ ही हम कोई तकनीकी खराबी आ गई तो उसे ठीक करना चाहें, कई सारी चीजें होती है। मान लो विमान यूज कर रहे हैं, अब उसमें जरा सा कहीं कुछ हो रहा है, ऑयल लीक कर रहा है, हमको पता ही नहीं ठीक कैसे होगा, अब ठीक कराने के पता चला फ्रांस लेके जाना पड़ रहा है। तो ये सब ना हो, हम खुद ही कर पाए ज्यादातर चीजों को, इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी फ्रांस दे रहा है। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है। हालांकि कोई ये ना समझे कि 1-2 दिन में आ जाएंगे, इन्हें आने में अभी कम से कम 4 से 5 साल का टाइम लगेगा। बट हाँ, हमारी नौसेना के पास ये जहाज आ जाएंगे, इस बात की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा एक खबर मैं आपको और बताऊं, जिसका संदेह था वही हुआ। चाइना पाकिस्तान के द्वारा किए गए इस हमले को तो सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन चाइना ने रातों रात चुपचाप पाकिस्तान को कल PL-15 मिसाइल्स दे दी हैं। जी हां, PL-15 मिसाइल्स। चाइना, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर ये युद्ध होता है और ये युद्ध लंबा खिंचता है तो चाइना को फायदा है, क्योंकि चाइना डिक्लेयर कर सकता है कि भारत तो एक डिस्टर्बिंग जोन है, भारत से व्यापार क्यों कर रहे हो? देखा यूएसए, हम पर टैरिफ लगा दिया और भारत से व्यापार की सोच रहे थे। भारत तो डिस्टर्ब क्षेत्र है, देखो युद्ध में झुका हुआ है। तो भारत को युद्ध में झोंकने में चाइना का फायदा है। चाइना एक तरफ तो पाकिस्तान से थोड़ी सी दूरी बना के चल रहा है, किसी चीज में साथ नहीं दे रहा, और धीरे से मिसाइल पकड़ा दी। जी हाँ, और ये PL-15 जो मिसाइल्स ने पकड़ाई हैं, इन मिसाइल्स को बड़ी जल्दी से पाकिस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट में लगा भी लिया है कि पता नहीं भारत की वायुसेना कब आकर के हमें उड़ा जाए। लेकिन इन मिसाइल्स की अभी तक कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता ये चलेंगी कि नहीं चलेंगी। चाइना का माल है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ये मिसाइल्स चाइना टेस्ट करना चाहता है भारत की मीटियोर मिसाइल्स के सामने। हमारी जो मीटियोर मिसाइल्स हैं, बताई जाती हैं, काफी टेस्टेड हैं, दुनिया में इन पर ज्यादा विश्वास है, इन मिसाइल्स पर किसी को विश्वास नहीं है। इनकी जो मारक क्षमता है लगभग 200 किलोमीटर तक है, और ये चाइना की जो ये PL-15 है, इसकी 200 से 300 बताई जाती है, मतलब इससे ज्यादा बताई जाती है। पर मिसाइल ले लेने से कुछ नहीं होता, चाइना की द्वारा दिए गए उपकरणों से भी कुछ नहीं होता। युद्ध लड़ा जाता है दिमाग से, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, 1971 के वॉर में पाकिस्तान के पास यूएसए की सबसे आधुनिक सबमरीन थी PNS गाजी। उसको हमारे INS राजपूत ने, जो लगभग रिटायर होने वाला था डिस्ट्रॉयर, उसने उड़ा दिया था, और कहा जाता था कि वो तो अनसिंकेबल है, डूबती नहीं है, उसको कोई वार नहीं कर सकता उस पर। हमने ऐसा ध्वस्त किया था कि पाकिस्तान को पता है उसकी हैसियत क्या है क्या नहीं है। और हमारी जो मीटियोर मिसाइल्स हैं, ये पूरी दुनिया में अच्छे सबको पता है कि हम इन मिसाइल्स का उपयोग किस किस तरह से कर सकते हैं, इनकी क्या क्षमता है। मतलब हम ये मिसाइल का उपयोग ना भी करें ना,
हमारे पास नॉर्मल गोली बंदूक से पाकिस्तान को हम जो है सुखा देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अगर आप लोगों से कोई ये बात कहे कि भाई ये देखो ये मिसाइल चाइना ने दी, ये मिसाइल यूएसए ने दी, वो सब हम देख चुके हैं। पाकिस्तान के पास जो असली मिसाइल यहाँ होती है ना, यहाँ वो है ही नहीं। तो मैंने उसे इसलिए बताया कि चाइना देखो किस तरह से बेवकूफ बनाता है, इसलिए चाइना की किसी बात में नहीं आना चाहिए। अभी 1 अप्रैल को बोल रहा था वो कि भारत और चाइना को मिलकर के काम करना चाहिए, भारत और चाइना को एशिया में सबसे बड़ी पावर के रूप में बने रहना चाहिए, और वक्त आ गया है कि चाइना का ड्रैगन और भारत का हाथी साथ साथ चलें। ऐसा कोई उन्होंने डायग्राम बना करके भी पेश किया था। तब भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि अभी 1 अप्रैल है, कोई पता नहीं चाइना बाद में बोल दे कि वो तो फुल डे था, इसलिए चाइना से बच के रहने का। बहरहाल आगे आसिम मुनीर गायब चल रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है कुछ लेफ्टिस्ट मीडिया का प्रोपेगेंडा। पहले मैंने आपको बता दिया उनके आर्मी चीफ के बारे में, हमने क्या खरीदा है, चाइना क्या दे रहा है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है, वो डिफेंस लेवल पे मैंने बता दी। अब जो घर के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अब मैं उनकी चर्चा करने जा रहा हूं। हमें कई फ्रंट्स पर वॉर लड़ना पड़ सकता है, कोई पता नहीं है। आप पाकिस्तान से लड़ने गए, पीछे से चाइना धीरे से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी वॉर ही है एक तरीके का। इधर पता चला लगे हाथ बांग्लादेश भी कूद गया, तो ये 3 फ्रंट तो यही हो गए। चौथा फ्रंट भी है, जी हाँ चौथा फ्रंट भी है, और वो है घर के भेदी, जिनका दिल बिल्कुल पसीज जाता है ऐसी कोई घटना हो जाए तो, जिनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है, जिनके पास पैसा पहुंचता है तो उस हिसाब से वीडियो बनाते हैं, जिनको अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, ब्रेन वॉशिंग करनी है। अब देखिए ब्रेन वॉशिंग कैसे होती है। ये पत्रिका है न्यूयॉर्क टाइम्स, ये खबर तो पुरानी है, मैंने इसको जिक्र नहीं किया अभी तक, तो सोचा था अब जिक्र करता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स है, जब ये घटना हुई थी 22 तारीख को, तो इसने क्या छापा, एटलीस्ट 24 टूरिस्ट गन डाउन बाय मिलिटेंट्स इन कश्मीर। यानी कि इस तरह के जो समाचार पत्र हैं या वेबसाइट्स हैं, ये टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं कह रही हैं, मिलिटेंट कह रही हैं। टेररिस्ट और मिलिटेंट में फर्क है। मिलिटेंट होता है कि कोई विद्रोही टाइप का, कोई अपनी ही सरकार से लड़ रहा हो, अपने ही देश का कोई हो जो हथियार उठा ले, उसे मिलिटेंट कहा जाता है, जो किसी डिमांड के लिए लड़ रहा है। टेररिस्ट टेररिस्ट होता है। तो ये लोग मिलिटेंट लिख करके इस बात को छाप रहे थे। साथ ही इन्होंने क्या कहा, 24 टूरिस्ट गन डाउन। टूरिस्ट, ये नहीं बताया कि हिंदुओं को मारा गया है, हालांकि वो 26 है, लेकिन ये नहीं बताया कि हिंदुओं को मारा गया है। टूरिस्ट गन डाउन, जबकि मारने वाले ने पूछ के मारा था कि आप हिंदू हो कि नहीं, आप मुसलमान हो कि नहीं। आप देख रहे हो किस तरह से चीजें घुमा दी गई। ऐसे प्रोपेगेंडा चलाया था इसने। तब ट्रंप सरकार ने बोला कि मिलिटेंट हटाओ, टेररिस्ट लगाओ, और इस तरह का एक ट्वीट किया था ट्रंप के प्रशासन ने, इसको ऐसे काट करके ये लिखते हुए। बावजूद इसके कुछ मीडिया हाउस सुधरे नहीं और अभी भी वही सेम गलतियां कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं बीबीसी का। बीबीसी आपको पता है जब ब्रिटेन का पूरी दुनिया पे शासन था, तो ये ब्रिटेन का चैनल है, तो ब्रिटेन ने हर उस देश में बीबीसी खुलवा दिया था, इसका एक ऑफिस खुलवा दिया था, जिससे कि ब्रिटेन इस पत्र के माध्यम से उस देश में अपनी बात पहुंचा सके। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो बीबीसी पत्रिका को या बीबीसी चैनल को अपने आप बैन कर चुके हैं। कई हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, यूएसए भी है, कई हैं ऐसे देश, लेकिन भारत में ये आज भी चालू है। और ये लगातार ऐसी खबरें छापता है जो भारत के विरोधी हैं या लेफ्टिस्ट खबरें हैं। पिछले साल जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो उससे जस्ट पहले आपको याद होगा बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी करी थी जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ थी। तो बावजूद इसके बीबीसी यहाँ चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कौम ऐसी है जिसको बीबीसी की खबरें ही ज्यादा सही समझ में आती हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ रवीश कुमार है, एक वो जर्मनी में बैठा यूट्यूबर है, एक यूएसए में बैठी आरफा खानम शेरवानी है, जाने कौन कौन इस तरह के लोग हैं जिनको हमारे देश का एक विशेष समुदाय बड़ा देखता है और उसको लगता है कि साहब ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। उसी प्रकार से बीबीसी है। अब मैं बीबीसी का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस बीबीसी ने भी खबर छापी थी जो इस पूरे घटना की, उसमें टेररिस्ट की बजाय मिलिटेंट शब्द का यूज किया था। इसके बाद हमारी सरकार भड़क गई और सरकार ने इस बात को बोला है कि भाई, लिख करके बोला है बीबीसी के मालिक को कि भाई सुधर जा, वरना तुझे भी देख लेंगे। तुझे भी का क्या मतलब है, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को देख लिया गया है। जी हाँ, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तानी जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं कि भारतीयों को बड़ा अच्छा लगता है, आहा हमारी तारीफ कर दी, वाह 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 वाह। जैसे शोएब अख्तर हैं,
हालांकि क्रिकेट की बातें करते हैं वो, लेकिन सचिन की तारीफ कर देंगे, रोहित शर्मा की, अरे फेंटा लगा दिया, अरे क्या खेली है इंडिया की टीम, मैं पहले से कह रहा हूं इंडिया की टीम इसमें फेवरेट है। शोएब अख्तर ऐसी बात कहता है तो लोग बहुत देखते हैं, मिलियंस में व्यूज जाते हैं। शोएब अख्तर को पैसा मिलता है, पाकिस्तान के पास पैसा पहुंचता है। ऐसे न जाने कई पत्रकार हैं, कई ऐसे चैनल्स हैं जो भारत की बड़ी तारीफ करते हैं, अपने आप पैसा कमाते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं, उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं, और वो पैसा उपयोग होता है बाद में आतंकवाद में, आपको ही पता है। तो ऐसे 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है, और इन 16 यूट्यूब चैनल्स में एक शोएब अख्तर का भी है। ठीक है, तो ये खबर भी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो आज डेवलपमेंट्स हुए हैं वो हैं हमारे देश के, ये देखो मैं आपको डेली एक कार्टून दिखाता हूं कि आज पाकिस्तान का ये कार्टून, आज पाकिस्तान का ये कार्टून, आज पाकिस्तान का ये कार्टून, तीन तो दिखा दी। आज भारत के कार्टून्स की जिक्र करते हैं। उमर अब्दुल्ला, ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने आज बढ़िया ड्रामा किया है असेंबली में कि जो हुआ जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं हुआ। अब मैं किस मुंह से मोदी जी से बोलूं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। ये किस तरह की चीजें हो रही हैं कश्मीर में, ये जो हुआ बड़ा गलत हुआ, इस तरह की इन्होंने बातें करी। फिर ये मौन भी रखा, साथ में ये भी बोला कि कश्मीरियों को बड़ा इससे दुख पहुंचा है। सभी मस्जिदों में, उस दिन जुम्मे की नमाज थी, सभी मस्जिदों में 2-2 मिनट का मौन भी रखा गया, क्योंकि हम चाहते हैं शांति बनी रहे। उमर अब्दुल्ला जी, ये जो तुम आजकल के जेनजीज को घुमा रहे हो ना बातों में, उनको मैं बता देता हूं जरा। 1989 की बात है, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा था उस वक्त, तो आप ही की सरकार थी, आपके पिताजी की सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला की। फारूक अब्दुल्ला भाग गया कश्मीर से दिल्ली, वहां के बड़े बड़े चैनल्स को बोल दिया गया कि कुछ नहीं छापना है, और तब वहां की मस्जिदों से आवाजें उठी, रात को लाउड स्पीकर बजे कि कल तक सभी हिंदू यहां से चले जाएं, या तो कश्मीर से चले जाएं, या धर्म परिवर्तन कर लें, या मारे जाएंगे। धर्म के बेसिस पर उस वक्त भी गोलियां चली थी, धर्म के बेसिस पर अभी भी गोलियां चली हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ लोग अभी भी सेकुलरिज्म का आलाप राग रहे हैं। जी हां, कई ऐसे नेताओं के वाक्य दिखाऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे, होश। उनसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा ही एक यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, पर आज लेना पड़ रहा है। उसका नाम है शुभंकर मिश्रा, आपने देखा होगा, वो गोरा सा, बड़ा अपने आप को डिसेंट समझता है। पहले आज तक में था, 2 साल पहले नौकरी छोड़ दी, अपना यूट्यूब चैनल चला रहा था, अच्छा उसका चल रहा है, नो डाउट, बढ़िया, अच्छे उसके पॉडकास्ट आते हैं, नो डाउट, वो टैलेंटेड है, बढ़िया काम कर रहा है। पर उसको अपनी ऑडियंस को बनाए रखना था, क्योंकि उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कौमी एकता को बनाए रखना चाहते हैं। अब हमारी तरह तो है नहीं, मुंह फट के कुछ भी बोल दिया, हमारे तो वही सब्सक्राइबर वही 5 लाख से भी कम है, और ये लोग तो मिलियंस वाले लोग हैं। तो इनको ये था कि कहीं इनके सब्सक्राइबर इनसे रूठ ना जाएं, तो शुभंकर मिश्रा ने एक वीडियो बना करके डाला, ऐसे रख के हाथ, कश्मीर में एक मंदिर बनना चाहिए, एक मस्जिद बननी चाहिए पहलगाम में। क्यों साहब? क्योंकि कुछ हिंदू मारे गए, उनकी याद में मंदिर बनना चाहिए, और जो एक मुसलमान मारा गया बहादुरी के का दिखाते हुए, उसके लिए मस्जिद बननी चाहिए। याद करो, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि वहां कितने हिंदू मारे गए, किसने मारा, वो बातें बहुत छोटी रह जाएंगी, एक बात पर बड़ा फोकस रहेगा कि एक मुसलमान मारा गया, उसके लिए मस्जिद बनेगी साहब। ऐसा ही शुभंकर मिश्रा ने एक वीडियो बनाया जिसमें 2 मुसलमानों की चर्चा करी वहां पर, एक वो जिसने गोली खाई, मार दिया गया था, और एक वो जो बाद में वहां पर लोगों को घोड़े पर बिठा करके दूसरी जगह ले गया था। तो साहब इस तरह के तो यहां पर सेकुलरिज्म के नाच हो रहे हैं। अब जो मारा गया था, मैंने पहले ही बताया था, क्या कहते हैं उसे, कलमा नहीं पढ़ पाया, वो किसी वजह से नहीं पढ़ पाया, वो क्या पता, वो बच्चा चीख चीख के कह रहा है कि वहां किस तरह से भेदभाव करके गोलियां चलाई गई थी, बावजूद उनके, इनको सेकुलरिज्म फैलाना है क्योंकि इन्हें न्यूट्रल दिखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों के खिलाफ हो जाओ, बट एक चोट ऐसी होना जरूरी है पाकिस्तान पर जिससे ये धर्म का भेदभाव खत्म हो। जो तुम जबरदस्ती कोशिश करते हो ना अपने आप को बहुत ग्लोरीफाइड तरीके से दिखाने की, उसे बंद कर दो यार, कुछ नहीं रखा उसमें, जो सच है उसे बोलना सीखो। वरना 1989 में भी हुआ था, अभी बंगाल में भी कुछ दिनों से हो रहा है, पिछले साल बांग्लादेश में हुआ था, अब कश्मीर में हो गया है, ऐसा फिर कभी हो जाएगा, तुम फिर से बोल देना कि मंदिर बनवा दो, एक मस्जिद बनवा दो। आप समझिए बात को। आइए
बाकी लोगों की मैं बात करता हूं। मणिशंकर अय्यर, जी हाँ, मणिशंकर अय्यर, इनको पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है। पाकिस्तान गए भी थे एक बार और पाकिस्तान में जाके बात कर रहे थे, आज के 8-9 साल पहले की बात है। वहां जाकर के बोल रहे थे कि हमें मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। जी हाँ, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के हैं। इन्होंने क्या कहा है आपको मालूम है? इन्होंने कहा है कि ये जो कश्मीर में हो रहा है ना, ये बंटवारे की अनसुलझी गुत्थी है अभी भी। मतलब कश्मीर का मुद्दा इनकी नजर में सुलझा नहीं है। देखो भाई, हमारी नजर में तो सुलझा हुआ है, पूरा का पूरा कश्मीर ही हमारा है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजें हैं, तो हम तो कोई डाउट में है नहीं, लेकिन इनके लिए वो गुत्थी है अभी भी। मणिशंकर अय्यर, सुन लिया आपने? आगे देखिए, ये है विजय वाडेट्टीवार, इनका नाम ही नहीं पढ़ पा रहा मैं, खैर जो भी है, ये कांग्रेस के नेता हैं, महाराष्ट्र के हैं, और इन्होंने क्या कहा है आप देख लीजिए। डू टेररिस्ट हैव टाइम? मतलब जो लोग ये, इनका कहना ये है इनडायरेक्टली कि जो लोग ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट ने धर्म पूछ की गोली चलाई है, आप लोग ये बात बताओ क्या टेररिस्ट के पास इतना टाइम था? मतलब जो लोग बता रहे हैं, जो चश्मदीद हैं कि हाँ धर्म पूछ की गोली चलाई है, वो झूठे हैं, ये सच्चे हैं। अब बताइए, कह दो कि ये झूठ है। ये सब आपके हमारे देश में होता है। पाकिस्तान से तो क्या निपटेंगे हम, बाद में निपट लेंगे, पहले इनसे निपटो। कोई कुछ भी बोल देता है इस देश में। इजराइल होता ना तो ये दिखते नहीं अगले दिन से। जो तुम आज सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हो ना, इजराइल ने सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा होता तो आज इजराइल होता ही नहीं। जरा सा देश है, जरा सा, धुआं मचा के रखा हुआ है आए सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ने के लिए। आगे देखिए, ये है सिद्धारमैया, कांग्रेस के कर्नाटक के सीएम हैं। इन्होंने बयान क्या दिया कि देखो कश्मीर में जो हुआ उससे हमें ये नहीं है कि युद्ध में चले जाना है, हमें पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना है, हमें वहां पर फोर्सेस बढ़ानी चाहिए, हमें सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। मतलब पाकिस्तान जो करना चाहे वो करता रहे, बस हम अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लें, बस हमारी मतलब फोर्सेस अपनी पूरी जिंदगी इसी में निकाल दें कि कैसे भी करके सुरक्षा करते हुए हमें सीमा पे खड़े रहना है, क्योंकि पता नहीं कब दूसरा पहलगाम हो जाए। अरे भैया कैसी भाषा बोलते हो? भाषा ऐसी बोलनी चाहिए कि पाकिस्तान की रूह कांप जाए, सोच ना पाए ऐसी चीज कभी करने में। इस तरह के तो नेता हैं हमारे देश में। तभी 26/11 हो जाता है और मनमोहन सिंह जी कहते हैं अरे नहीं नहीं मुझे कोई स्टेप नहीं लेना, ऐसे ही ठीक है, हम सुरक्षा बढ़ाएं अपनी कि पाकिस्तान आके हमें मार ना दे। बाद में हालांकि इन्होंने बोला, पलट गए अपने बयान से, पर पहले तो उन्होंने खेल कर ही दिया ना। आज भी इनका वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर कुछ लोगों ने इनकी सभा में, ये कहीं सभा कर रहे थे तो इनको काले झंडे दिखा दिए थे। इसके बाद में वहां पर जो आईपीएस थे उस पर ये नाराज हो गए, आईपीएस इनके पास भी आए और ये आईपीएस को थप्पड़ करके दिखाने वाले थे, फिर रुक गए। इस तरह का तो इनका आचरण है जी। अब बताइए आप क्या कहेंगे? आगे देखिए, ये हैं अनिल देशमुख, ये महाराष्ट्र में जो कांग्रेस एनसीपी है, जो कांग्रेस के समर्थन वाली एनसीपी है, शरद पवार की एनसीपी, उसके नेता हैं। अनिल देशमुख का कहना यह है कि कोई कंफर्म इन्फो नहीं है कि वहां के आतंकियों ने धर्म के बेसिस पर गोली चलाई कि नहीं, अभी कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है अभी। अब बताओ आप। और ये सब तो बहुत बाद में बोले हैं, इन सबसे पहले तो दामाद जी बोल चुके हैं, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी के जीजा जी। इनका कहना यह था कि कश्मीर में आतंकियों ने गोली इसलिए चलाई क्योंकि इस देश में मुसलमानों के साथ कुछ ज्यादा ही एक तरीके से उन्हें परेशान सा किया जा रहा है, बीजेपी हिंदू हिंदू ज्यादा कर रही है, मतलब उसको इनडायरेक्टली ये डिफेंड कर रहे थे। बाद में आज इन्होंने बोला है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे कहने का मतलब वो था, मगर उस वक्त इन्होंने कुछ इसी तरह का एक स्टेटमेंट दिया। इनका कहना यह था मुस्लिम्स आर बीइंग मिसट्रीटेड इन द कंट्री विद द बीजेपी एक्यूजिंग हिम ऑफ, भी तो बेकार की बात है, यानी कि मुसलमानों को मिसट्रीट किया जा रहा है, इसे कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। और अभी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को आप देख लो, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कश्मीर की आज़ादी और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की मिजरीज के खात्मा का रास्ता कैसे निकलेगा जब जंग भी नहीं करते और मुज़ाकरात भी नहीं। पाकिस्तान का रोल बड़ा की है, हमें ये इशू को अब बड़े संजीदा तरीके से, सस्टेन तरीके से इसको लेके चलना है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं
अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज है, दलित पार्टीज है। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी के साथ ना। हाँ, मिसाइल्स की चर्चा तो बाद में कर लेंगे हम, कि कौन सी इंडिया पे है, कौन सी पाकिस्तान पे, कौन पहले चलाएगा, कौन बाद में चलाएगा, कौन सा, वो सब तो होता रहेगा। तुम आज एक पाकिस्तान को उड़ा दोगे, 4 टुकड़े कर दोगे, कुछ आतंकियों को मार दोगे, उनके आर्मी चीफ को मार दोगे, इतना ही तो कर लोगे। हमारे घर के अंदर जो बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, ये एक और पाकिस्तान पैदा कर लेंगे। आपके घर में पाकिस्तान पैदा करेंगे। अब ये बाहर टुकड़ा नहीं लेंगे, आपके घर में पाकिस्तान पैदा करेंगे। हर गली में एक पाकिस्तान होगा। तब क्या करोगे बताइए आप। इनका इलाज करना जरूरी है। ये कैंसर हैं। ये जो आपको फोड़ा दिखाई दे रहा है, आप सोच रहे हो फोड़े को आज हम काट लेंगे ठीक हो जाएगा ना, ये कैंसर कहीं और फोड़ा करेगा आपको। ये स्थिति है इस देश में। ऐसे न जाने कितने लोग हैं। रवीश कुमार है, एक वो नेहा नाम की कोई लड़की है, सिंगर है, पता नहीं क्या है, वो भी सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ रही है। ये सब न जाने कितनों के नाम में ले सकता हूं। सेकुलरिज्म पढ़ना है सबको, और धर्म के बेसिस पर कुछ नहीं हुआ। खैर, एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि पाकिस्तान में एक घटना पर हमेशा आप ध्यान बनाए रखना कि सिंध में लगातार प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। जी हां, सिंध में। और मैंने आपसे शुरुआत से कहा है कि सिंध और बलूचिस्तान पर हमें विशेष ध्यान देना है। सिंध में लगातार प्रोटेस्ट बढ़ रहा है क्योंकि यहां से जो सिंधु नदी आती है, उस सिंधु नदी का पानी तो कम हो ही रहा है, ऊपर से भारत ने भी बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने बोला था कि हम कैनाल बना लेंगे, इसके बाद से लोग और भड़क गए हैं। तो इस वजह से क्या हुआ था, सिंध में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे तो लोगों ने चक्का जाम कर दिया था। कहीं पर ट्रक लगा दिए, मतलब रोड्स बंद कर दी, कहीं पर रेलवे को नहीं जाने दे रहे हैं, कहीं पर कुछ। और कुछ लोगों ने ट्रक ले जा करके यहाँ कराची पोर्ट पर इकट्ठे कर दिए। तो हुआ यह है कि जो कराची बंदरगाह इनका है, जहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, माल जाता आता है, वहां पर अभी लगभग 30,000 ट्रक खड़े हुए हैं। बंदरगाह वाले ने बोल दिया है कि भाई अब मैं किसी का सामान नहीं ले जा सकता, ये 30,000 ट्रक हैं, किन किन का ले जाऊं। करीब 90,000 से 1 लाख ट्रक ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने 8-10 दिन से ना कुछ खाया है और ना पानी पिया है। पानी तो कहीं ना कहीं से आ गया होगा, बट हाँ, खाया कुछ नहीं है। का मतलब क्या हुआ, नाराजगी चरम सीमा पे है, इसको भुनाना है। तो इस चीज पर नजर रखना। मैं डेली आपको सिंध का याद दिला देता हूं कि हाँ भाई वहां भी कुछ हो रहा है, ध्यान रखना इस बात को। अब बस भारत की सेना को यह करना है कि जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन कर दे, वरना यह हो सकता है कि पाकिस्तान जिस हिसाब से दुनिया में गुहार लगा रहा है, तो कल को कोई बड़ा देश मध्यस्थता करने आ जाए या भारत से बोलने लग जाए कि अरे छोड़ दो इसे, तो फिर बात मजा नहीं आएगा फिर। इसलिए पहले ही काम कर देना चाहिए। इस बात की हिंट मिली है कहां से, जो भी पाकिस्तान का पीएम है शहबाज शरीफ, इसको इसके भाई नवाज शरीफ ने कहा है कि तुम ना युद्ध में मत जाना, इंडिया से युद्ध मत करना, क्योंकि ठीक नहीं होगा। वो अपने भाई को समझा रहा है कि युद्ध में नहीं जाना, युद्ध में नहीं जाना। कौन? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ 1999 में पाकिस्तान का पीएम था, उसके बाद भी पीएम रहा है, लेकिन 1999 में जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, तब उस वक्त पाकिस्तान का पीएम था। तो इसका कहना यह था कि मुझे तो पता ही नहीं था पाकिस्तान को युद्ध में झोंक दिया गया है, ये तो राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने किया है, मुझे तो पता ही नहीं है, परवेज मुशर्रफ ने ऐसा किया था, ऐसा इसका कहना था। तो ये जानता है कि युद्ध करने का मतलब है कि पाकिस्तान को तोड़वा लेना। तो इसलिए ये सलाह दे रहा है अपने भाई को कि युद्ध में मत जाओ, और दुनिया से भी गुहार लगवा रहा है, अपने भाई से कह रहा है कि दुनिया से गुहार लगाओ कि जल्द से जल्द आकर के इसको मामले को ठंडा कर दें। तो हम नहीं चाहते मामला ठंडा हो, अब तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान। खैर, जो भी अपडेट्स आती हैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।